One American-Israeli mission. Ladies and gentlemen, the contingent from अमेरिका Iran. ने ईरान को अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच महायुद्ध। तेल सप्लाई को लेकर ईरान को बड़ी धमकी भी डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। इस युद्ध को एक महायुद्ध ईरान तब्दील करता हुआ दिख रहा है। और डॉलर इतने छापे हैं यूएस, अगर 36 ट्रिलियन इकोनॉमी है डॉलर की, उतने ही डॉलर बाहर घूम रहे हैं अफगानिस्तान में, वो छापते आ रहे, देयर इज नो कंट्रोल। ईरान जिस दिन न्यूक्लियर मिसाइल फायर करने लगे, इजराइल खत्म हो गया। वर्ल्ड वॉर 3 इज ऑलरेडी बिगन। गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर will merge into India. To tell you, as per astrological chart, March 15 या 20th के बाद April end, you may find obstacle also. The West Asia War. Are we looking or watching the next bigger global conflict? आज इस डिस्कशन में हमारे साथ हैं डॉक्टर सिद्धार्थ शुक्ला वंस अगेन, एंड आई एम सो हैप्पी कि शुक्ला सर ने ये एक मंच मेरे साथ शेयर आज कर रहे हैं और आगे आने वाले वक्त में भी हम शेयर करेंगे, वेयर वी आर गोइंग टू बी मेकिंग स्मॉलर लॉन्ग क्लिप्स ऑफ 20 to 25 मिनट्स, जहाँ पे एक बेसिक अवेयरनेस के बारे में हम अपनी जनता, अपनी ऑडियंस को जागरूक करेंगे। और जो हमारे डॉक्टर साहब की प्रोफेसी है और जो इनका एक एक्सपर्ट लेवल है, you may call him as a defense expert, you may call him as a knowledge portal, that thing I want to bridge between him and the audience. And that's the beauty of this platform. It is not only about the untold, but it is about what is happening in our world scenario today, जो आप सबको मालूम होना चाहिए। डॉक्टर साहब, once again, welcome to the Untold Story with Commander Victor Mike. Thanks for taking our time, sir. Without taking much of the time in the introduction and all, as we have already briefed that we are going to be talking about the West Asia War, sir, which I feel, as I watch the war scenario every day, it's becoming a global conflict and everybody is getting involved in this. So मेरा पहला क्वेश्चन straight away है, कल परसों की स्टेटमेंट ये है, इजरायलियन प्राइम मिनिस्टर बीबी या नेतन्याहू जी ने कहा है कि द वॉर इन ईरान इज नॉट ओवर, वी आर नॉट डन येट विद ईरान। और उसके साथ साथ उधर से यूएस के ट्रम्प साहब भी बोल रहे हैं दैट ही इज गोना बी सेंडिंग द बिगेस्ट and the largest strikes and the bombers, let's say the fighters from his end to Iran. इस चीज के पहलू को अगर हम समझना चाहेंगे तो ये कॉन्फ्लिक्ट किस लेवल पे पहुंचने वाला है? अच्छा, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। पहले हम समझते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट बन क्यों गया। जी, ओके, ईरान इज द ओनली कंट्री इन मिडिल ईस्ट जो नॉर्मल फ्लो ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक्स नहीं जाता है। इट इज़ द ऑड कंट्री आउट। अगर आप देखें, इराक ईरान का वॉर हुआ था, यूएस ने इराक को सपोर्ट किया था, सदाम हुसैन को। वो बात की बात है कि सदाम हुसैन को बाद में एलिमिनेट भी कर दिया बिकॉज टेकिंग केयर ऑफ कंट्रोल ऑफ द ऑयल वेल्स। जी, यूएस का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। व्हेन आई से यूएस, आई मीन नॉट द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज द सिंबॉलिक हेड। ओके, CIA एंड डीप स्टेट का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है हाउ टू टेक कंट्रोल ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज, और कैसे दुनिया को टू बकेट पॉलिसी कह लो या जैसा भी कह लो कि दो को लड़ाते रहो। जैसे अभी रशिया यूक्रेन को लड़ाओ, ईरान इराक को लड़ाओ, इंडिया पाकिस्तान को लड़ाओ, और ऐसा सिचुएशन करो कि उनकी ग्रोथ ना हो। जिसको चाहे, अगर चाइना को चाहा उनको ग्रो कर दिया, बट चाइना प्रॉब्लम हो गया, कोई उनको कंटेस्ट ना करे। ये सब कुछ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुआ। सिंस वर्ल्ड वॉर 2 यूएस बिकेम द डोमिनेंट फोर्स, सुपर पावर। राइट। यूके खत्म हो गया लड़ाई में, जीत तो गया लेकिन खत्म हो गया। जर्मनी खत्म हो गई, वहाँ प्राइमली 5-6 एलाइज एंड एक्सिस के लड़ाई थी, बट जीता कौन? जीता फाइनली यूएस। राइट। सारा पावर सेंटर शिफ्टेड फ्रॉम यूके, इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री था जिसके कहते हैं सन नेवर स्लीप्स इन द वर्ल्ड फॉर यूके, और वो शिफ्ट हो गया यूएस में। सारे डीप स्टेट एवरीथिंग पावर शिफ्टेड टू यूएस। यूएस ने क्या किया? उसने सबसे पहले बोला हम डॉलर को स्ट्रॉन्ग करेंगे। पहले सारी करेंसी गोल्ड में पेग होती थी, उसको कर दिया क्रूड ऑयल में, सॉरी उसको कर दिया डॉलर में, और डॉलर इवन क्रूड ऑयल को पेग कर दिया पेट्रो डॉलर में। मतलब डॉलर ऐसे बना दिया कि डॉलर ही खुदा है, अब हम सिर्फ डॉलर ही देखते हैं। और डॉलर इतने छापे हैं यूएस में, जितनी उसकी अगर 36 ट्रिलियन इकोनॉमी है डॉलर की, उतने ही डॉलर्स बाहर घूम रहे हैं अफगानिस्तान में, वो छापते आ रहे, देयर इज नो कंट्रोल। क्योंकि मैं बॉस हूँ, मैं जो चाहूँ छापूँ,
और मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं है। ये इतने 70 साल चला जी। अब नाउ प्रॉब्लम है इसकी कहीं ना कहीं तो रिवर्सल होना ही है। इसमें इन्वेस्टमेंट है, इसमें अफगानिस्तान में उगाया है, वेनेजुएला में, कोलंबिया, सारा कंट्रोल CIA का है। ठीक है, दिस इज द इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। तो ईरान कब खटकने लगा? नाउ ईरान इज द ओनली कंट्री जो इनके साथ नहीं आता है। ईरान इज ऐसा कंट्री ना, इफ यू सी ईरान, उसका ज्योग्राफी देखोगे तो तीनों तरफ अच्छे माउंटेन रेंजेस है, हिमालयस की तरह, एक तरफ सी है। कोई कंट्री आज तक हिस्ट्री ऑफ पर्शिया इन्वेड नहीं कर पाया। आपने इराक को इन्वेड कर दिया, आपने UAE सऊदी को आपके मैंने दे आर योर वैसल स्टेट्स, आप उनको सिक्योरिटी देते हो। US के सारे बेसिस जो सेंट्रल कमांड है सेंटकॉम, वो सारे बेसिस बहरीन, कतार, ये सब जगह फैले हुए हैं। बेसिकली US का कंट्रोल है वहाँ। ईरान एक कंट्री है जो इनके अगेंस्ट है, हम US का नहीं करते हैं। वाई? बिकॉज 79 में जो अरब स्प्रिंग हुआ था, खामेनेई के पहले खुमैनी जो था, वेयर ही वाज अगेन ब्रॉट इन बाय द लेफ्ट, जो कल्चर था फ्रॉम फ्रांस, लेफ्टिस्ट ने इसको इंस्टॉल किया था, बट इसने शरिया डाल दिया एंड शरिया के हिसाब से क्लेरिक रूल स्टार्ट हो गया फॉर देम। इजराइल, बिकॉज इन देयर होली टेक्स्ट द क्रिश्चियंस एंड ज्यूज आर देयर एनिमीज। ओके, आई नॉट कम टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट यस, ये दोनों को दे आर देयर एनिमीज, इनके साथ ये कभी काम नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं एंड ईरान इज द ओनली शिया कंट्री, आप समझो। सुन्नीज हैव बीन आपका सऊदी UAE हैव बीन हैंड इन ग्लव्स विद US, बिकॉज इन्होंने उनको ऑयल का उनको तो पता ही नहीं था, ऑयल को एक्सप्लॉइट करना US ने सिखाया। और US ने कहा भाई तुम मेरा ऑयल हम शेयर कर लेंगे, तुम पैसे कमाओ बैठे बैठे, सारे शेखों ने पैसा कमाया, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। दैट इज वाई जब अब ईरान अटैक कर रहा है सऊदी में, दुबई में, लोगों ने सोचा नहीं था, दे सिंह तुम प्रोटेक्शन की तुम्हारी कोई फायदा ही नहीं है, बिकॉज आई एम गेटिंग अटैक्ड। सो दिस इज द बैकग्राउंड वेयर ईरान इज इंपॉर्टेंट। ईरान के पास दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ईरान has been over the years being sanctioned. Why? Because वो न्यूक्लियर पावर कैपेबिलिटी, न्यूक्लियर मिसाइल कैपेबिलिटी डेवलप कर रहा है, और वो करता रहा है 60-70%, आपको पता ही होगा हर चीज। पॉइंट इज US एंड इजराइल नो, जिस दिन इसके पास न्यूक्लियर वेपन आ गया, अन ऑपरेशन न्यूक्लियर वेपन, उस दिन इसने इजराइल पे मारना, US पे तो पहुंच नहीं पाएगा, रेंजेस इतने, बट इजराइल को खत्म कर देगा। तो इजराइल की सर्वाइवल है। ज्यूस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल ट्रम्प के इलेक्शन में रहा और हमेशा ने अमेरिकन इकोनॉमी में रहा। ब्लैक रॉक इज जितनी बड़ी कंपनी जो डीप स्टेट एंड CIA मतलब फंडेड हैं और CIA को फंड करती है, सारा पैसा लगाती है। इलेक्शंस इन US इज कॉर्पोरेट लोग, दीज कंपनीज प्रेसिडेंट चुनते हैं। ठीक है, तो ज्यूस का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। ट्रम्प को भी इसीलिए लाया गया था कि आप ये ईरान की प्रॉब्लम सॉल्व करो। ईरान जिस दिन न्यूक्लियर मिसाइल फायर करने लगे, इजराइल खत्म हो जाएगा। ज्यूस खत्म हो गए तो पूरा कंट्रोल ऑफ US भी खत्म। So they have to save Israel. This is the background. I think जो शिफ्ट हुआ था खमीनी के आने के बाद ही होना स्टार्ट हुआ था, where the clerical leadership regime came in the mind. इससे पहले ईरान एंड इजराइल बहुत अच्छे दोस्त कहे जाते थे। Yes. शाह के रेन में when Shah was there, he was again a US. He was a पहले ईरान, इराक, they were all modern societies जहाँ लड़कियां स्कर्ट सब कुछ पहन सकती। It was like any normal country. But ये क्लेरिक समझ अरब स्प्रिंग के बाद से it became एकदम हिजाब, बुरखा, फुल फोर्स के साथ इनको सोसाइटी को दबा के रखना है। अभी जैसे ही अनाउंसमेंट हुई ईरान के नेक्स्ट सुप्रीम कमांडर को चुनने की, his son मुश्ताबा खमीनी। सो ईरान से एक स्टेटमेंट गई है कि प्रेसिडेंट ऑफ द US को स्टेटमेंट गई है, प्लीज माइंड योर स्टेप्स अदरवाइज यू विल बी एलिमिनेटेड। अब जब ये ऐसी स्टेटमेंट्स जा रही है इन सॉर्ट ऑफ मिलिट्री टर्म्स, ये कितनी घातक स्टेटमेंट हो सकती है? बिकॉज इट इज समथिंग लाइक यूर unnecessarily igniting something which is escapable. So अभी इसमें जितनी states involve होती जा रही हैं, कई states उसमें nuclear capable हैं, कई allies भी ऐसे हैं जो nuclear capable हैं, तो यहाँ पे हम बात करनी चाहिए, हमें deterrence की बात करनी चाहिए, एक सहयोग मेंटेन करने की, और साइन ऐसा आ रहा है कि both the sides are ready to escalate it. तो कितना escalation आप predict कर रहे हैं कि जाने को बैठा हुआ है रेडी? देखो, इन माई अंडरस्टैंडिंग एंड हाउ आई सी थिंग्स, जी सर, वर्ल्ड वॉर 3 इज ऑलरेडी बिगन। रियली? यस। व्हाई? वो आप किस मैं इस संदर्भ में बता रहा हूँ। आप अगर देखें वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2, इवन 2 एलाइज और एक्सिस थे जी, 5-6 मेजर कंट्री इधर, 2-3 कंट्री जर्मनी, जापान इधर जी, इनके बीच में लड़ाई थी। और क्योंकि इतने लोग मरे एंड सारी हिस्ट्री यूरोप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाती है, तो हमें बताते हैं कि देखो इतनी बड़ी थी। बाकी इनके सारी यूके के डोमिनेंट स्टेट अपने हमारे भी सोल्जर्स मरे हैं बहुत,
द इंडिया गेट जो है वो वर्ल्ड वॉर 1 के या उसके हमारे अपने सैनिकों जो मार्टिर उसके लिए हुए। बट इफ यू सी प्राइमरी 5-6 कंट्री थे, आज कितने कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं? 100 से भी ज्यादा। यस, सो इफेक्टिवली देखो, आपका यूक्रेन और रशिया लड़ाई चली रही है, उसको डिफेंस इंडस्ट्री वेस्ट की चला रही है कि भाई हमें अपने मिसाइल्स पैसे कमाने हैं। 3 साल चली। अफगानिस्तान ऑलरेडी अटैक कर रहा है पाकिस्तान को, वो अलग चल रहा है, दैट इज ऑल्सो CI फंडेड, तालिबान अटैक कर रहा है। नाउ दिस कॉन्फ्लिक्ट अगर देखो, देयर आर 2 ऑप्शंस, या तो ईरान अपने अब इजराइल की सर्वाइवल है और ईरान की सर्वाइवल है। ईरान इज द ओनली शिया स्टेट जिसके पास ये पावर है, एंड ईरान टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड है, इनके मिसाइल सिस्टम्स बहुत अच्छे हैं। ईरान विल नॉट गिव अप, क्योंकि अगर यहाँ US का कोई स्टूज डाल देंगे तो पूरी इनकी जो रेवोल्यूशन हुआ था समर स्प्रिंग का, वो खत्म हो जाता है, क्लेरिक्स का राज खत्म हो जाता है। ये क्लियर है कि ईरान विल नॉट स्टॉप। नो, सो नाउ व्हाट इट विल डू इज, देखो इनका था एम रेजिम चेंज करना, इन्होंने फंड किया कि रेवोल्यूशन हो, लोग जागें और रेजिम वो नहीं हो पाया, जो इन्होंने नेपाल में किया, बांग्लादेश में किया, बिकॉज वहाँ क्लेरिक्स का, और शायद श्रीलंका में भी, इन श्रीलंका ऑल्सो क्लेरिक्स का ऐसा फेथ है, इनके मदरसा सिस्टम और वट एवर यू से, बिकॉज शरिया रूल फॉलो करता है, दे फॉलो, ही इज लाइक अ religious global leader, Khamenei, who was killed. That's why you find there's so much of uprising in Kashmir and in parts of India कि भाई हमारे लीडर को किल कर दिया, because he is taken, कोई साइन ऑफ भी किया गया था कि भाई इंडिया कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रहा जी। सो पॉइंट इज, ये ईरान की भी एग्जिस्टेंस की बात है, इनको लगा था बॉम्बस करके रेजिम चेंज हो, डेल्टा फोर्स जाएगी, बट डेल्टा ईरान को कैप्चर करना इतना रगेड कंट्री इज नॉट फिजिकली पॉसिबल, इट नीड्स, और US इज नॉट रेडी कि हम बॉडी बैग लें, डेथ लें। ऑलरेडी इनके 100 से ऊपर जवान सोल्जर्स इंजर हुए हैं, या सेइंग 9-10 की डेथ हुई है, लेकिन डेथ ज्यादा है, दे आर आल्सो हाइडिंग। कुवैत में 6 का तो यस, सो पॉइंट इज इतना डैमेज हुआ है, व्हाई, बिकॉज ईरान ने रिटेलिएट इतनी खराब तरीके से किया। दुबई के पास इतना पैसा है, UAE के पास, आज तक कभी दुबई में अटैक नहीं हुआ। द रियलिटी मार्केट इन दुबई हैज क्रैश्ड और गॉन डाउन। द सेफ हेवेंस जो थे, सऊदी, दुबई, कतर सबका मीडिएट कराता था, ठीक है, हमास का, हिजबुल्लाह का, इजराइल का। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ऑल दीज कंट्रीज जिनको द मोस्ट प्रोटेक्टेड बाय US दिया जाता था, वहां अटैक्स हुए। सेंट्रल कमांड का द बिगेस्ट रेडार, जो एक टेनिस बॉल भी इंडिया के ऊपर फ्लाई करता वो देख सकता था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया इसके ड्रोन से, मिसाइल सिस्टम से। ये तो इतने सालों से तैयारी कर रहा है, इसने सबको हिला दिया है। UK के बेसिस फ्रांस, अब सारी दुनिया, नेटो पहले ज्वाइन नहीं कर रही थी, कहती US इजराइल की लड़ाई है, लेकिन अब NATO फोर्सेस इज आल्सो फाइटिंग। अब एक तरह से वॉर बिटवीन ईरान सपोर्टेड बाय रशिया, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया। तो पता जीना है, नॉर्थ कोरिया में ईरान का फ्लैग डाल दिया, क्या हो यहाँ भी अटैक करो, मेरे से पंगे लेके देखो, उसका न्यूक्लियर वेपन है, राइट। So point is, he is closest to US. Yes, he can fire a weapon. Is ईरान के मिसाइल्स कभी US नहीं जाएंगे, that way US is safe. तो अब ये लड़ाई ईरान backed by China, Russia and in some way North Korea with the West, ईस्ट और द वेस्ट की लड़ाई है। अच्छा, रिपोर्ट्स कह रही हैं कि US नेवी ने डजन्स ऑफ ईरानियन नेवी के वेसल्स को डिस्ट्रॉय करा। इनफैक्ट पहले न्यूज़ आई थी कम से कम 12 नेवल वेसल्स को डिस्ट्रॉय करा था। अभी कल की न्यूज़ ही आई है कि अनदर 16 वेसल्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड, स्मॉलर शिप्स एंड ऑल। सो जबकि ईरान क्लेम कर रहा है एक और दूसरी साइड पे, बिकॉज ऑफ हिज ड्रोन टेक्नोलॉजी, कि उसने इजरायली एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन हाइफा को त्रस्त कर दिया है। What we are witnessing is transformation of something called as modern warfare, जिसमें traditional battlefield is getting confrontation to the precision strikes on the energy infrastructure and economic choke points. ये जो energy sector के ऊपर जो precision strikes हो रही हैं, ये क्यों कर रहे हैं? अच्छा, ये बताओ, वेस्ट एशियन कंट्रीज, सऊदी, UAE, कतर, इनकी सबसे ज्यादा अर्निंग क्या है? ऑयल जी। ये कंट्रीज US के एलाई हैं जी। US के सारे बेसिस, जितने अटैक्स हो रहे हैं ईरान पे, इनके बेसिस इनके सॉइल से हो रहे हैं। करेक्ट। ईरान ने कहा तुम इनको सपोर्ट करो, एंड दे आर सुन्नी, दे आर शिया, इनकी अपनी लड़ाई पहले ही चल रही थी, इराक ईरान हम देख चुके हैं। तो ईरान को इन्होंने इतना ज्यादा डिमोलिश किया लास्ट ईयर भी, करेक्ट, बॉम्बर्स के थ्रू, और अभी ईरान हैज सफर्ड लॉट ऑफ डैमेजेस, लेकिन उसने अंडरग्राउंड टनल्स अपने, देखो इनकी नेवी इतनी स्ट्रांग नहीं है, नेवी इनके कम शिप से, नेवी तो जाना ही था, बिकॉज US की नेवी बहुत स्ट्रांग है, 11 एयरक्राफ्ट न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स, द स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड। तो इनकी तो डैमेजेस हो रहे हैं, बट इन्होंने क्या किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वहां अंडरग्राउंड टनल्स बना रखे हैं, इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया। तो सबसे पहले इकोनॉमिक ब्लॉकेड हो गया, 20% ऑफ ऑयल का, क्रूड ऑयल का ट्रेड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाता है, वो बंद कर दिया, सब जगह ऑयल प्राइसेस बढ़ गए। LPG, लुक एट LPG, कतर देता है, द पॉइंट इज सारा फ्लो उधर से ही होता है। अब सबको घूम के अफ्रीका से आना पड़ा है, गल्फ ऑफ हॉर्न से, राइट। नाउ द पॉइंट इज, उसको पता है वेयर इट हर्ट्स देम। इनका
मिसाइल अटैक तो इसराइल पे कर रहा है, इनके भी कर रहा है, हर्ट क्या करता है? मैं अगर रेगिस्तान के रेत में कहीं मिसाइल डालूं या पॉपुलेशन में तो डाल ही रहा है, होटल्स पे डाल रहा है ना, ऑल दीज प्लेसेस, दुबई के, सऊदी के डाल रहा है, लेकिन इनकी अर्निंग का है, इनकी कमाई, देयर पर्सेस आर इन दी ऑयल वेल्स। करेक्ट। ठीक है, इन्होंने सऊदी के, यूएई के, सबके ऑयल वेल्स पे अटैक किया है। अब मैं तुम्हारी जहां अर्निंग वहां अटैक करूँ तो सबसे ज्यादा तुम ही लोगे। तो बेसिकली क्या है, तुम मेरे पे अटैक करोगे तो तुम नहीं बचोगे। यूएस को मैं नहीं मार सकता, लेकिन तुम्हारे जितने सोर्सेज हैं मैं सब खत्म कर दूंगा। अच्छा, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इट्स नॉट एनी मोर लॉन्गर रिस्ट्रिक्टेड टू इजराइल एंड ईरान, राइट? नो। सो अभी हम लेबनान और गल्फ की बात करते हैं, एंड आपने शिपिंग रूट्स के बारे में बात करी, तो ग्लोबल शिपिंग लेन्स भी हैं, वो भी इफेक्ट हो रही हैं, सब कुछ, एवरीथिंग इज गेटिंग पुल्ड इन दिस क्राइसिस। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है आ रहा है वो ये आ रहा है, ह्यूमन राइट्स जो वॉच कर रहा है, जो अभी इजराइल ने फॉस्फोरस रेन करा है लेबनान में, this is something like it's now sounding out to be a full-fledged, war in a very different perspective. इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं आपको काउंटर क्वेश्चन करूं जी। ईरान ने दुनिया को परेशान करने, इज द मोस्ट नोटोरियस स्टेट ईरान इन माय अंडरस्टैंडिंग। इनके पास 3 H's हैं, हिजबुल्लाह, हुतीस, हमास। जी। जो हमास ने 24 अक्टूबर में किया इजराइल, वाज इट, उसमें ह्यूमन राइट्स का आपको क्या कहना है? जब बच्चों को डाल दिया ना, लोगों को ऐसे उनकी बॉडीज भी नहीं दी। पॉइंट इज व्हेन देयर इज अ वॉर, जब आपने रिलीजियस वॉर कर लिया है, राइट, आपने उसको डिफरेंट लेवल ले गए हो, अब राइट और रॉन्ग की कोई बात नहीं है। अब मैं फॉस्फोरस करूं, केमिकल वॉरफेयर यूज करूं, आई एम टेलिंग यू, दिस इज अगेन माय प्रोफेसी, द एंड ऑफ इट विल बी अ न्यूक्लियर वॉर। ईरान ने या किसी कंट्री ने ईरान को देना है, एंड देयर विल बी न्यूक्लियर स्ट्राइक्स ऑन यूएस allies। ये नोट करा जाए, डॉक्टर साहब की प्रोफेसरी बोल रही है कि दिस एंटायर इजरायलियन ईरान और यूएस इजराइल एंड ईरान कॉन्फ्लिक्ट विल एक्चुअली टर्न आउट एंड बिकम अ न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट एट अ लेटर डेट, बिकॉज देयर इज नो एंड टू दिस वॉर। ईरान गिव अप नहीं करेगा, एंड व्हाई यूएस इज नॉट गिविंग अप? यूएस इज फाइंडिंग एन एस्केप रूट। ट्रम्प का मिड टर्म इलेक्शंस हैं इन अक्टूबर, अगर वो हार गया, ही विल बी लाइक अ डमी प्रेसिडेंट, उसके कोई पावर्स नहीं होंगे। हाउ शुड यूएस शो इतनी बड़ी नेवी, इतनी बड़ी आर्मी, इतना सुपर पावर, एक ईरान को नहीं हरा पा रहा है व्हेन देयर आर सो मेनी पीपल एंड इट हैज सफर्ड ह्यूज लॉसेस। डॉक्टर साहब, मैं आपको इंटरजेक्ट करूंगा, मेरी क्यूरियोसिटी भी बढ़ रही है। हम परसेप्शनल वॉर्स की बात कर रहे हैं, हम एक्चुअल रियल टाइम की वॉर्स की बात कर रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ विनिंग द इंफॉर्मेशन वॉर, आपको क्या लगता है इजराइल, यूएस और ईरान में अभी आज का जो सिनेरियो है उसमें कौन जीत रहा है? देखो, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक्सपर्ट हैज बीन यूएस एंड द वेस्ट। आज आपको सोशल मीडिया, यूट्यूब, सारे चैनल्स, दिस इज कंट्रोल्ड बाय द यूएस एंड द सीआईए, राइट, एंड देयर डीप स्टेट। ईरान में न्यूज़ की ब्लॉकेड है, दे डोंट लेट इट आउट। बट द पॉइंट इज, इन्फो वॉर में अगर अभी तक उसने परसेप्शन बना रखा है ईरान इज एन एनिमी। पहले इन्फो वॉर में क्या किया था, इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, सदाम को मारना है, सदाम को खत्म कर दिया। खत्म इसलिए किया था, ऑयल वेल्स का कंट्रोल करना था, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन निकले ही नहीं। बुश ने बाद में अभी रिटायरमेंट के बाद माफी मांगी कि नहीं, हमसे गलती हो गई थी। पॉइंट इज, यूएस डज दिस परसेप्शन, आपको लगेगा देखो नहीं, इनकी लड़ाई हमेशा जस्ट है डेमोक्रेसी को लाने के लिए। कहाँ डेमोक्रेसी आई? इराक में डेमोक्रेसी है। ISIS कहाँ आया? अफगानिस्तान में दे लॉस्ट इट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू, यूएस इज नॉट वन एनी वॉर टिल नाउ। वियतनाम हारा, अफगानिस्तान से भागना पड़ा, इराक में उसने क्या गदर मचाया, एवरीबडी नोज। इसमें भी इट डजंट नो हाउ टू कम आउट, बिकॉज यूएस गोज आउट ऑल इन, इट डजंट नो हाउ टू कम आउट। It will only end when Iran does the last thing, which is attacking. That is why they are saying हम attack कर देंगे, हम we'll go for a nuclear option. That is going to happen to end this war. Otherwise, US has, या तो CIA deep state कहेगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप झुक जाओ, आप छोड़ दो. That is the two which US cannot. अब ट्रम्प के पास ये ऑप्शन नहीं है छोड़ने का, because his perception management will go for a 6. आई थिंक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में कहीं ना कहीं यूएस जीत चुका है ऑलरेडी, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ वीडियोज दैट आर फ्लोटिंग अराउंड वेयर द इरानियंस आर देमसेल्फ टेलिंग दैट दे आर वेरी हैप्पी विद व्हाट यूएस हैज डन अगेंस्ट देयर सुप्रीम कमांडर। वो कहाँ बैठे हैं? हाँ, वो कहाँ बैठे हैं? वो यूरोप में होगा, और देयर इज ओनली वेरी लिटिल पॉपुलर। इन्होंने तो 20,000 मार दिए। सी अगेन, ईरान इज नॉट अ गॉडली स्टेट, ओके। इन्होंने अपने सिविलियंस मारे हैं 20,000 बुरखा वाले में। इसमें जब पीपल अपराइजिंग हुआ था, उनको खत्म कर दिया, और यूएस नेवर केम टू हेल्प देम। अब दोबारा वो खड़े नहीं हो रहे हैं। ट्रम्प बार बार बोला आप खड़े हो, हम आएंगे। भाई, आपको फिजिकली ऑन ग्राउंड बूट्स लाने पड़ेंगे ना, जो आप डरते हो। दैट इज अ प्रॉब्लम। अच्छा, यूएस ने अभी लेटेस्ट जो इंटेल रिपोर्ट्स आई हैं, यूएस ने क्लियरली ओपन डोमेन में बोला है कि
काफ़ी सारे cryptic communications, they are actually coming through with them, and that has come to a point that Iran is somewhere activating its sleeper cells. Yes. So in this modern warfare, how real is this threat of cyber attacks, the digital sabotage, and the covert networks being activated across the continents? आपको क्या लगता है कि जो next phase होगा इस war का, will it happen inside the financial systems, the satellite or the power grids, या rather than on the battlefields? It is mostly on the first things you said. फाइनेंशियल सिस्टम्स अटैक होंगे जी, आपके बैंकिंग सिस्टम्स इंक्लूडिंग देम, सैटेलाइट नेटवर्क के थ्रू. नाउ लेट मी टेल यू ये कैसे. अभी उसने जो दिया, हैव यू थॉट कि हमने इंटरनेट नहीं यूज किया, हमने सेलुलर नहीं यूज किया, गए कैसे? इनके स्लीपर सेल्स हर जगह है. देयर इज आल्सो सेइंग दैट ट्रम्प के लाइफ को भी अटैक, देयर इज अ थ्रेट. हम आर्मी में लाइक डिफेंस में हम यूज करते हैं एचएफ कम्युनिकेशन, यू नो. विद एचएफ कम्युनिकेशन यू कैन गो कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट, और देवर रेडियो सेट्स हमने अपने लड़ाई और पराक्रम में भी यूज किया है जी. You don't have to use internet and cellular. आप HF रेडियो सेट से अक्रॉस दी कॉन्टिनेंट्स आप बात कर सकते हो. तो आपके स्लीपर सेल्स ऑलरेडी ईरान के, ऑलरेडी यूएस में है. उन्होंने कहा कि भाई अभी हम लास्ट उसमें आ गए हैं, एज में आ गए हैं, भैया आप समहाउ ट्रम्प या ऐसे कोई जगह आप इनको अटैक करो इन यूएस सॉइल, तो हमारे मिसाइल्स नहीं पहुंच पाएंगे. सो नाउ इट इज ट्राइंग टू एक्टिवेट डिस्ट्रक्शन इनसाइड यूएस. दैट इज अनदर थिंग यू विल सी, another prophecy that you will find destruction within the soil of India. अच्छा, आपने प्रेसिडेंट ट्रम्प के इम्पीचमेंट के बारे में बात करी थी. देयर इज अ वेरी पॉलिटिकल कंट्रास्ट हियर विद व्हाट इज हैपनिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. इजराइल में प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को सपोर्ट मिल रहा है डोमेस्टिकली. ऑन द अदर हैंड यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प को सपोर्ट की जगह उनके अगेंस्ट और लोग खड़े हो रहे हैं. सो इज इट कि आपकी प्रोफेसी कहीं ना कहीं ये बोल सकती है कि आने वाले वक्त में एज द कॉन्फ्लिक्ट गेट्स एस्केलेटेड, ट्रम्प का इम्पीच होना कंफर्म हो रहा है? ओके, एज पर माय रिसर्च एंड अंडरस्टैंडिंग, ट्रम्प एंड यूएस मे बी दिस इज द लास्ट प्रेसिडेंट हु इज होल्डिंग यूएस इन इट्स शेप एंड साइज. ओके, यूएस डिसइंटीग्रेट होगा, देयर विल बी अ सिविल वॉर इन यूएस में रिसेशन आएगा, देयर विल बी टफ टाइम्स इन यूएस. अब यूएस की सर्वाइवल की बात है. Israel on the other hand, see US has leftist mindset, wokeism, ये सारी चीजें हैं जी. वो सोच US का माइंडसेट है कि भाई लड़ाई जो हो हमारे सॉइल पे ना हो, बाहर हो जी, और हमारी जिंदगी इकोनॉमी वाइज अच्छी चलती रहे. करेक्ट. अब क्या हुआ है, इसने जो टैरिफ्स डाले हैं, जो लड़ाई हो रही, फाइनली द US पॉपुलेशन इज फीलिंग द पिंच इन देयर पॉकेट्स. उनके इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया है. यूएस मरीन का जो सोल्जर का वीडियो अभी वायरल हुआ है, फूड पैकेट्स के लिए ही इज टेकिंग फूड कूपन्स. ही इज सिटिंग इनसाइड द चैम्बर एंड ही इज स्टैंडिंग अगेंस्ट एंड vehemently telling the entire forum that what US is doing is incorrect. As a marine which is like a revolt in it's the a revolt. defense forces. It is yes. a sort of a mutiny against the country's policy. Right? और उस हालात में उसको खींचा जा रहा है, उसका हाथ भी तोड़ा जा रहा है, जो हुआ. बट कहीं ना कहीं वो जो फीलिंग आप बता रहे हैं वो एक्चुअली दिख रही है, वो होना है. दैट इज अ प्रोफेसी यू सी एवरीवेयर. एंड पॉइंट इज दैट पीपल आर नॉट हैप्पी विथ हाउ ट्रम्प इज टेकिंग यूएस. उनको लगा, बहुत एक्सपेक्टेशंस थे, बट देन द इकोनॉमी इज गोइंग डाउन एंड देन सिविल वॉर्स होंगे. अच्छा, अभी सबसे ज्यादा जो धक्का लग रहा है वो ऑयल प्राइसेस में लग रहा है. अभी नाउ ऑयल प्राइसेस अक्रॉस द ग्लोब हैव गॉन बियॉन्ड $100 per barrel. अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो वेस्ट एशिया का एक ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो रीशेप हो रही है. इस केस में जो कंट्रीज बेनिफिट करेंगी, बोथ जियोपॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली, बिकॉज ऑफ द प्रोलॉन्ग इंस्टेबिलिटी इन द रीजन. वेस्ट एशिया, रशियन ऑयल इससे इकोनॉमिकली कितना फायदे में आने वाला है? ओके, आई एम टेलिंग, रशिया तो अभी ना पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक लेके ही इज एंजॉयिंग द शो. ठीक है जी. हु इज अच्छा, ईरान का अटैक करने का और एक एम है यूएस का, चाइना को हिट करना. चाइना की मैक्सिमम क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स आर फ्रॉम ईरान. करेक्ट. अगर ईरान के कंट्रोल ले ली तो चाइना कंट्रोल में आ जाएगा. चाइना ने सिल्वर रिजर्व ऑलरेडी ले रखे हैं. तो ईरान को अटैक करना एक तरह से चाइना को अटैक करना है, राइट? 3 या 4 कंट्रीज who are the next superpowers in next 3-4 years is RIC, Russia, India and China. Though China is on the depreciating graph, गिरने वाले ग्राफ में, बट यहाँ अभी पावर कंट्रोल आ गया है. रशिया के पास सबसे बड़ा कंट्री वो रहेगा जिसका रिसोर्सेस हैं, नेचुरल रिसोर्सेस. रशिया के पास ऑयल है, रशिया के पास यूरिया है, रशिया के पास पोलर रूट्स खुल जाएंगे अभी ग्लोबल वार्मिंग के लिए. रशिया विल बी द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. ओके, इंडिया इज ग्रोइंग इकोनॉमी. तो वेस्ट से सारे गरीब होते जा रहे हैं एंड
पैसा एंड पावर एंड सुपर पावर वाला स्टेटस ये 3 कंट्रीज के पास आएंगे, तो फायदा इनको होने वाला है. मैं सबसे पहले रशिया को ही फायदा रशिया, इंडिया विल बी स्ट्रॉन्गर देन रशिया इन टाइम्स टू कम, बट यस इमीडिएटली रशिया. अब देखिए यूएस ने क्या किया, पहले सैंक्शन हम पे लगाया था, अब रशिया से क्यों तेल ले रहे हैं. अभी यूएस ने बोला कि नहीं तेल प्राइस इतने जा रहे हैं, इंडिया तुम्हारी इतनी कंजम्पशन है आप रशिया से ले लो. चाइना तो रशिया से ले गई है, तो रशिया के लिए तो एक तरह से रशिया का तेल लेने के लिए दुनिया को सैंक्शन किया. अभी दुनिया कह रहे हैं आप रशिया से तेल ले लो बिकॉज हमने आपका तेल रोक रखा है. तो रशिया इज एंजॉयिंग, एंड रशिया की इकोनॉमी सिंस यूक्रेन वॉर रशिया की इकोनॉमी अप ही गई है. यूएस की इकोनॉमी डाउन हुई है, यूरोप बर्बाद हो गया, रशिया की इकोनॉमी अप ही गई है. रशिया विल बी अ सुपर पावर. I see Europe is actually going is dead. the very downstream, yes, sir. Yes, यूरोप तो मैंने क्राइसिस में है, यूरोप में चलना मुश्किल है. फॉर्मर UAE का एम्बेसडर है मिस्टर हुसैन हसन मिर्जा, जिन्होंने अभी एक रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने बोला था कि नरेंद्र मोदी होल्ड्स द रेयर क्रेडिबिलिटी ऑफ बेसिकली मीडिएटिंग between Iran and Israel because he shares that kind of relationship with both the countries. सर ये क्या रियलिस्टिकली पॉसिबल है, या अब हम उस आंकड़े से आगे पहुंच चुके हैं, कॉन्फ्लिक्ट उस लेवल पे आ गया कि अभी हमारे मोदी साहब भी अगर इस चीज को रोकना चाहें, जबकि बाहर की दुनिया उनको बोल रही है कि उनके अंदर वो कैपेबिलिटी है, तो क्या वो पॉसिबल है? अब जैसे मैंने एक बार एग्जांपल दिया था अर्लियर पॉडकास्ट विद यू, आदमी की वैल्यू कब होती है एक परिवार में, जब वो उस कमाने लगता है, वो स्ट्रांग बनता है, एंड ही हैज द कंट्रोल ओवर कॉन्टैक्ट्स. इंडिया इज दैट राइजिंग चाइल्ड. सबको पता है कि अब यूएस तो खत्म हो, इस पे भरोसा नहीं कर सकते, एंड इंडिया ऐसा देश है बिकॉज ऑफ इट्स से न्यूट्रल अप्रोच, रशिया से क्लोज है ही, वी आर स्ट्रॉन्ग एलाइज, बट यूएस से भी है एंड वेस्ट के कंट्री से भी है, यूरोप से भी है. उनको लगता है नरेंद्र मोदी अगर बात करें तो शायद देयर कैन बी, बिकॉज और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है. इट्स अ गुहार, इट्स अ मर्सी प्ली, बट रियलिस्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल. रशिया को आपने यूक्रेन के थ्रू बर्बाद करने की कोशिश की, इंडिया पे आपने ऑलरेडी इतने सैंक्शंस लगाए इससे पहले, अब आप चाह रहे हो इंडिया आपकी साइड लेके रशिया से मीडिएट करे. क्यों भाई, हमने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारनी है? और एक चीज सोचो, अगर ये रशिया का बैन हट गया, हम रशिया से क्रूड लेके रिफाइन करके ऑयल हम यूरोप को बेच रहे थे, फायदा तो हमें, हम इसमें क्यों अपने मतलब इस पैर जलाएं? एज सिंपल एज दैट. दिस इज जस्ट अ रिक्वेस्ट, गुहार किया हमें बचा लो. नरेंद्र मोदी इज आर फॉरेन पॉलिसी वेरी मैच्योर, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे. सर लेट मी एंड विद अ वेरी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव. आज के एनालिसिस्ट, और इसमें बहुत सर्च आ रहा है कि अगर आप एक रियलिस्टिकली कोरिलेट करेंगे 1914 एंड 2026 के कैलेंडर्स एक्चुअली एक कार्बन कॉपी है. सेम है. वहां पे हमारा वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था सर, जो 4 साल चला 1918 तक. यहाँ पे 2026 में आज भी जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, उससे आपने तो पहले ही अपना डेटा पास कर दिया, दिस इज वर्ल्ड वॉर 3 सर. सो ये डू यू बिलीव दैट वर्ल्ड इज ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स अ लार्जर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, और will eventually the diplomacy will prevail? I in my research I'll quote 3 people, 3 sources: Nostradamus, Baba Vanga, and in our Indian context Sanatan mein there is something called as Bhavishya Malika, and our astrological Sanatan ke text. 26 से 30 is where they say that बहुत लड़ाइयाँ होंगी और कलयुग खत्म होगा, या कलयुग का the worst phase will come, and that we are seeing. Okay. कोरोना के बाद से कंटिन्यूस कुछ ना कुछ चल रहा है, रशिया का यूक्रेन का वॉर चल रहा है. सडनली नोबडी इमेजिन्ड कि ईरान और यूएस इतना सीरियस हो जाएगा, जो हो गया है, अगर न्यूक्लियर हो जाए. एंड चाहो ना चाहो इंडिया विल बी ड्रॉन इनटू इट, एंड एज पर द प्रोफेसीज, बिकॉज इंडिया विल बी ड्रॉन इनटू इट, इस्लामिस्ट स्टेट्स in tens, okay, will attack India, and we are going to face a nuclear attack also if this nuclear war starts. So this is where the entire turmoil will start till 2030, and as per the Sanatan text, the Satyug will start once, and India will be the next rising, the biggest superpower after this war, जिसमें इंडिया भी एम्ब्रॉयल्ड हो जाएगा. प्रोफेसी ये भी थी कि ईस्ट साइड से प्रॉब्लम आएगी, तो यू कैन सी द बांग्लादेश कॉन्फ्लिक्ट और ISI. एंड वन मोर प्रोफेसी, प्रोफेसी क्या है, वेरियस चैनल्स में, जनरल नारायणन का भी है, लेफ्टिनेंट कर्नल राल्फ पीटर्स है, इन 80s या 90s में उन्होंने एक प्लान बनाया था CIA का कि हाउ द वेस्ट एशिया मैप विल चेंज. उसमें एग्जैक्टली वही चीज़ें हो रही हैं, इराक के साथ भी वही हुआ, ईरान का भी है, अफगानिस्तान बलोचिस्तान का इंडिपेंडेंस होना उस मैप में लिखा हुआ है, पाकिस्तान टूटेगा, एंड गिलगित बल्तिस्तान एंड आपका आज़ाद कश्मीर विल मर्ज इनटू इंडिया. And another prophecy before we leave, I want to tell you, as per astrological charts, March 15 या 20th के बाद से till April end,
you may find Op Sindoor also happening. डॉक्टर की प्रोफेसी ने बहुत क्लियरली एक इंडिकेशन दे दिया कि ऑप सिंदूर 2.0 मार्च Yeah, End 28, से- 20, हाँ 20 beyond April. There are very high chances. As जो per कि हमारे astrological, सर पे आ चुका है. हाँ, as per astrological predictions. ये प्रिडिक्शन कितनी सच होगी, मेरे को अभी से गूज बम्स आ रहे हैं एंड आई एम श्योर जो ये टॉक को एक देख रहे चीज हैं, आप सुन बताओ, रहे हैं. बिफोर द ईरान कॉन्फ्लिक्ट नरेंद्र मोदी हैड फ्लोन टू इजराइल टू मीट नेतन्याहू, उनके पार्लियामेंट Bibi, एड्रेस किया, एंड उसके बाद ही केम बैक, देन ओनली द ऑपरेशन स्टार्टेड. एंड बिकॉज द नेक्स्ट न्यूक्लियर पावर इस्लामिस्ट कंट्रीज में ईरान के बाद इज पाकिस्तान. अगर ईरान को सक्सेसफुली एलिमिनेट करें, देयर आर न्यूज़ दैट पाकिस्तान का कुछ न्यूक्लियर आर्सेनल में गो टू ईरान, यू नो, बिकॉज दे आर इन कॉन्फ्लुएंस. Though US has control over it. Next target will be Pakistan, and India may play the major role. जैसे अभी Israel is playing major role for Iran. आपने बोला ईरान में पाकिस्तान का न्यूक्लियर वॉरेंट जाएगा, बट इट्स द अदर वे अराउंड. एज पर द UAE एंड द पाकिस्तान ट्रीटी, Saudi and Pakistan treaty. Okay, I'm sorry. With the treaty, Pakistan is supposed to, hold their hands. Yes, which Pakistan is not. See, Yeah. Pakistan knows ईरान के साथ भी उसकी conflict है. अगर पाकिस्तान doesn't want to come in full open with US ईरान के against, but पाकिस्तान का control ना of nuclear weapons is very fragile. US though has it. What I'm trying to say is the next target is Pakistan. जैसे Israel was in the front for Iran, India will be the front to finish the nuclear assets of Pakistan. So मैसेज क्लियर है. जितने लोग अपने रिश्तेदारों, अपने फैमिलीज के साथ एंजॉय कर रहे हैं, प्लीज एंजॉय एज मच एज यू कैन, बिकॉज द डॉक्टर्स प्रोफेसी इज टेलिंग समथिंग डिफरेंट दैट इन द कमिंग टाइम्स, मे बी मार्च एंड मे बी अप्रैल, देयर इज समथिंग व्हिच इज एक्चुअली वेटिंग फॉर अस एंड इट्स नॉट गोना बी अ वेरी ब्यूटिफुल टाइम्स. So before I end, I would like to leave this message with my audience that on the part of the Operation Sindoor 2.0, I will request Dr. Saab to come back again, and we'll probably have some discussion, more updates from it, whether this time the attack will happen from the Pakistan, the west front, or from the eastern side towards the Bangladesh end. प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखेगा कि आप कॉमटेक डॉक्टर सिद्धार्थ शुक्ला से और क्या जानना चाहते हैं. देखिए, ये एक ऐसा मंच है जहाँ पे हम ऐसे लॉन्ग क्लिप्स बनाते रहेंगे और अब और रेगुलर करेंगे, बिकॉज आज कमांडर विक्टर माइक ने भी सोच लिया है कि वो इस टाइप के पहलू आपके सामने लाना चाहेगा और फ्रीक्वेंसी और बढ़ानी चाहेंगे. सो प्लीज़ डू कम फॉरवर्ड एंड प्लीज़ पुट अप योर रिक्वेस्ट. वुड यू लाइक टू स्पीक टू Comtech, the amazing Dr. Siddharth Shukla. Thank you, Dr. Saab, once again for coming on board the Untold Story with Commander Victor Mike. हम यहाँ पे अपनी जनता को छोड़ते हैं वेस्ट एशिया वॉर के कॉन्फ्लिक्ट और एक उसकी एक डिफरेंट आउटलुक, एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग के साथ. थैंक्स फॉर गिविंग अस द एंटायर पिक्चर ऑफ द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एंड हाउ दीज थिंग्स आर राइट नाउ गेटिंग प्लेस्ड, इंक्लूडिंग द कलयुग पार्ट एंड द prophecies which people do not. We are trying to show the audience a bigger picture. And I think जनता को उतना जानने का हक तो बनता ही है. Please don't forget to like, share and subscribe to Commander Victor Mike's channel. We'll continue to hold such amazing and inspirational talks and of course the information talks too. Jai Hind.